नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सजादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हिंदुस्तान में एक अजीब गरीब किस्म की बेचैनी पाई जाती है। और आपने देखा कि जब भी त्यौहार आते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अक़लियतों के मकानात, दुकानात, उनके शोरूम्स, यहाँ तक कि उनके बच्चों को निशाना बनाया जाने वाला है। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह विजयदशमी के मौके पर जुलूस निकाला जाता है और निकालने के बाद बहराइच, यानी यूपी का एक टाउन है बहराइच, और बहराइच में आपने देखा कि किस तरह अक़लियतों के मकानात को, दुकानात को, उनके शोरूम्स को और उनके घरों को निशाना बनाया जाता है, उनकी गाड़ियों को नजर आतिश किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आप देखेंगे कि इस तरह के वाक़यात पर किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं करते और सिर्फ ये कहते हैं कि मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि एक शख्स जो एक निशान मुबारक को जलाने की, उसे खींच कर तो निकालने की और उसकी बेहुरमती की कोशिश कर रहा था, उसे गोली लगती है, किसी न कोई नामालूम शख्स उसे गोली मारता है और वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है। तो आपने देखा कि अब योगी आदित्यनाथ उससे मुलाकात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की तासुब और जानिबदारी से काम लेंगे तो फिर इस मुल्क का क्या होगा, इस रियासत का क्या होगा, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप इस बात की, ये जो भी खबर हमने आपको सुनाई है, इस पर तो हम बाद में तबसरा करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने के ग्रुप ने वाज़े तौर पर कहा है कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी का कत्ल किया है और हफ्ते की रात ये कत्ल हुआ था। और उसके बाद ऐसा लगता है कि फिल्मी दुनिया से लेकर सियासी दुनिया में भी हलचल मची हुई है, लोग परेशान हैं, हैबत उन पर तारी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हुकूमत हिंद का हाथ है, ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि उसे एक दामाद की तरह रखा गया है गुजरात की जेल में। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि उसे जुनूबी हिंद की जेल में मुंतकिल किया जाना चाहिए, ताकि उसके साथ कानून जो है, कानून के मुताबिक एक कैदी को, एक मुजरिम को जिस तरह कानून यानी नज़र से देखता है, उसी नज़र से यहाँ देखा जाए। लेकिन गुजरात की साबरमती जेल में वो रहता है और वहीं से ऑपरेट करता है। तकरीबन आप देखेंगे कि 11 शहरों में उसके 700 से ज़ायद शूटर्स हैं, ये हमारी खुफिया एजेंसियां बता रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने CRPC की दफ़ा 268 का इस्तेमाल करते हुए उसे सिर्फ साबरमती जेल में रखने का हुक्म दिया है और कहा है कि उसे दूसरी रियासतों में मुंतकिल ना किया जाए। बहाना ये बनाया गया कि वो एक ख़तरनाक मुजरिम है और मंशियात के केस में गिरफ्तार हुआ है, इसलिए उसे साबरमती जेल में रखा जाए। लेकिन अब कैनेडियन पुलिस ने वाज़े तौर पर, कैनेडियन यानी पुलिस है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उसने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हुकूमत हिंद के जो दलाल हैं, जो एजेंट्स हैं, उनके ताल्लुकात लॉरेंस बिश्नोई से है और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से है। और ये ग्रुप कनाडा में और दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर खालिस्तानी हामी जो लोग हैं, अनासिर हैं, उन्हें कत्ल करने पर तुला हुआ है और वो कत्ल करने की वारदातों में मुलविस है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है, लेकिन हुकूमत हिंद ने इसे मज़हका कैद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है या फिर एक खास मकसद के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, पहले भी बाबा सिद्दीकी के कत्ल के फौरी बाद ये खबर सामने आई थी कि बिश्नोई गैंग के लाखों शूटर्स जी मुल्क भर में फैले हुए हैं, ये खबर आई थी। और ये भी खबर आई थी कि ये जो है बड़े लोगों को, दौलतमंदों को निशाना बनाते हैं और उनको धमकाकर उनसे जो है तावान वसूल करते हैं। बड़ी बड़ी रकमें वसूल की जाती हैं, उनको धमका कर, जान से मारने की धमकियां देकर। सलमान खान का मामला था, वो सामने आ गया और जो है, लेकिन आम तौर पे होता ये है कि बहुत सारे मामलात में पता भी नहीं चलता
और जो है लोगों को धमका के उनसे पैसे जो है निकाल लिए जाते हैं बतौर तावान। जी तो बहरहाल जो कुछ भी हो, ये इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पे या पुलिस की जानिब से इसकी वाज़ेह कोई तस्वीर या फिर वाज़ेह कोई जो है खबर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अब कनाडा ने जो, देखिए मेन असल मामला क्या है, कनाडा और हिंदुस्तान के माबेन ताल्लुकात अब इंतहाई निचली सतह पे पहुंच गए, कशीदा हो गए हैं। इंतहाई दर्जे के कशीदा ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों जो है कनाडा की हुकूमत ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि कनाडा में कुछ लोगों को, जैसे कि खालिस्तानी जो है नवाज, जो खालिस्तानी तहरीक चलाने वाले कुछ लोग हैं, उनके क़त्ल के लिए या उन पे हमले के लिए या फिर जो है इस मामले के लिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए इंडिया के कुछ सिफारतकार जो है सरगर्मियाँ जो है करते हैं और वो मुलविस हैं। इस तरीके से एक रिपोर्ट कनाडा की जो है हुकूमत ने तैयार की थी। हिंदुस्तान ने यकीनन वो रिपोर्ट ना सिर्फ मुस्तरद कर दी, बल्कि वहाँ पे जो सिफारतकार जिनके नाम दिए गए थे कि ये सिफारतकार जो है वहाँ कनाडा में जो है मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं, उनको हिंदुस्तान बुलाने के भी अहकाम जारी कर दिए गए। फिर हिंदुस्तान ने कदम और आगे बढ़ाते हुए 6 कनाडा के हिंदुस्तान में तैनात 6 सिफारतकारों को मुल्क बदर करने के अहकाम जारी कर दिए और कहा कि 19 तारीख को रात 12 बजे से पहले आप मुल्क छोड़ देंगे। ये अहकाम हिंदुस्तानी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से जारी किए गए, जिसके बाद कशीदा ताल्लुकात अपनी इंतहा पे पहुंच गए। ट्रूडो ने गुज़िश्ता रोज़ जो है इस फैसले के बाद बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत हिंद जो है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। हमने ख़ास तौर पे नज्जर के क़त्ल के मामले और दीगर मामलात में हमने बाज़ाब्ता सबूत फराहम किए थे, लेकिन उन्होंने सबूतों को नहीं माना और वो मुसलसल जो है नॉन कोऑपरेशन वाला उनका रवैया है और वो जो है हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। और उनका एक कहना था ट्रूडो का कि ये तशवीशनाक है। तो बहरहाल हिंदुस्तान ने, दफ्तर ख़ारजा ने और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कनाडा के इन इल्ज़ामात को सीधे मुस्तरद कर दिया है। ट्रूडो ने यहाँ तक कहा था कि मैंने इस संगीन मसले पे हिंदुस्तान और कनाडा के बिगड़ते ताल्लुकात पे वज़ीर आज़म मोदी से भी बात की है। तो वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी जो है इस खबर को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कनाडा की जानिब से वज़ीर आज़म से बात की कोई कोशिश नहीं की गई है। तो बहरहाल जो सिफारतखानों को निकालने का जो मामला सामने आया है, उसके बाद हालात बहुत कशीदा हो गए हैं। कनाडा ने भी कुछ सिफारतकारों को जो है निकल जाने का मुल्क से जो है अहकाम जारी किए थे। इधर इंडिया ने भी 6 सिफारतकारों के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता जो है अहकाम जारी किए हैं और बाज़ाब्ता उनको कहा गया है कि आप 19 अक्टूबर से पहले मुल्क छोड़ देंगे, ये हिदायत जारी की गई है। तो बहरहाल जो है हम ये कह सकते हैं कि कनाडा और इंडिया के माबेन ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है कशीदा हैं। और देखिए इसका रास्त असर जो है वहाँ कनाडा में जो मुकीम इंडियन है उन पे जो है इसका बहुत भयानक असर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानियों के हवाले से कनाडा का रवैया भी बदल गया है, जिससे वहाँ के लोगों में एक बेचैनी पाई जाती है, इंडियन लोगों में। वहाँ जो जॉब्स के लिए गए थे, नौकरी के लिए गए थे या फिर स्टूडेंट्स थे, वो जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं इंडिया के, उन लोगों में भी एक बेचैनी का माहौल पाया जाता है। तो बहरहाल हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं दोनों मुल्कों के माबेन। और जो है मोदी ने भी कहा है कि साफ़ तौर पे कहा है कि कनाडा इंडिया पे मुसलसल इल्ज़ामात आयद कर रहा है और ये इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हुकूमत कनाडा का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह सज्जा साहब ने भी बताया कि जो वहाँ के वज़ीर आज़म है जस्टिन ट्रूडो, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि कैनेडियन शहरियों के ख़िलाफ़ वो मुजरिमाना सरगर्मियों की तायद व हिमायत कर रहा है हिंदुस्तान, इस तरह का इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कैनेडियन शहरियों पर हमलों के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत सिफारतकारों और मुनज़्ज़म जराइम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हुकूमत हिंद ने इसे मज़हक़ इल्ज़ामात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। लेकिन एक बात आप अंदाज़ा कीजिए कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का सरबराह और उनके नायब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं और वाज़ेह तौर पर हवाला देते हैं। आपने देखा कि किस तरह बिश्नोई ग्रुप का
और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बारे में यही कहा जा रहा है और हुकूमत कनाडा ने भी इस बात की तौसीक़ की है कि वो जुनूबी एशियाई बाशिंदों ख़ासतौर पर जो अलहदा खालिस्तान के हामी हैं उनको क़त्ल करने पर तुली हुई है। उनको क़त्ल करने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि यानी क़त्ल आम के लिए ये उकसा रही है, क़त्ल आम कर रही है, यहाँ तक कि ज़बरदस्ती रकूमात की वसूली में भी ये गैंग मुलविस है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि धमकियाँ देने में भी ये गैंग इन्वॉल्व है और इसके साथ ही ज़बरदस्ती भी कर रही है। इस तरह के कई इक़दामात वहाँ की पुलिस ने आयद किए हैं और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से के बारे में कहा है कि ये हिंदुस्तानी एजेंटों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हिंदुस्तान अब चीन की पॉलिसी अख्तियार कर रहा है कि वो अपने मुखालिफिन को और ख़ास तौर पर जो नाराज़ अराकीन हैं, जो अलहदगी पसंद है, उन्हें दूसरे मुल्कों में पहुँच कर कत्ल करता है चीन। क्या हिंदुस्तान भी उसी तरह की पॉलिसी अपनाए हुए है? तो इसका जवाब आपको बता दूँ कि कनाडा में एक अलहदा खालिस्तानी लीडर थे, उनका नाम था निज्जार, और निज्जार को आपका हरदीप निज्जार, उनका कत्ल कर दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि उस कत्ल में भी मुलविस हैं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और लॉरेंस बिश्नोई के जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उसके साथ साथ आपको बता दूं कि गोल्डी बर्रार है और रोहित गोडरा। तो बहरहाल इन तमाम तीनों पर कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी तमाम इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि इन तीनों यानी यूरोपियन ममालिक में और मगरबी ममालिक में बहुत ज़्यादा सरगर्म है, ख़ासतौर पर कनाडा और अमेरिका में सरगर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान पन्नून के कत्ल की साजिश रची गई थी और अमेरिका ने उस साजिश को नाकाम बनाया था। और यही कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की यानी हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनके जो एजेंट्स है, उनके ज़रिए काम लिया जा रहा था। एजेंट्स के ज़रिए पन्नून को कत्ल करने की साजिश की गई थी, लेकिन अमेरिकी हुकूमत ने और CIA वगैरह ने उन्हें बचा लिया है। तो अब हिंदुस्तान का इमेज ऐसा लगता है कि एक अजीब व गरीब रुख इख्तियार करता जा रहा है। चीन जिस तरह की पॉलिसी इख्तियार कर रहा है और ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हिंदुस्तान भी उसी पॉलिसी पर गामज़न है। तो बहरहाल ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये बातें आई हैं और हम आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अहमदाबाद की साबरमती जेल में ये कहा जा रहा है कि उन्हें बड़े आराम से रखा गया है लॉरेंस बिश्नोई को, जिस तरह लोग अपने दामाद को रखते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को क्यों दूसरी जेलों में मुंतकिल नहीं किया जाता, एक सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि अमित शाह की ज़ेर क़यादत मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने वाज़े तौर पर आपको बताना है कि एक CRPC यानी आप देखेंगे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो है क्रिमिनल प्रोसीजर की दफ़ा 268 के तहत ये एक हुक्म दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल में ही रखा जाए। हालांकि वो पहले तिहाड़ जेल में था दिल्ली की, लेकिन अब आपने देखा कि पिछले 1 वर्षों से उसे गुजरात में रखा गया है, गुजरात की जेल में रखा गया है। उसका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है और उसे दूसरी रियासतों को मुंतकिल करने से गुरेज किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। आखिर हुकूमत उसको साबरमती जेल में क्यों रखना चाहती है? हालांकि आपने देखा कि किस तरह बाबा सिद्दीकी का कत्ल होता है, उसके साथ हिट लिस्ट तैयार होती है। सलमान खान पर भी निशाने में, सलमान खान भी निशाने में रहे। यहाँ तक कि मुनव्वर फारूकी को भी सितंबर में कत्ल किया जाने वाला था, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ताहम लॉरेंस बिश्नोई की जो हिट लिस्ट है उसमें एक यानी 2-3 मुस्लिम नाम हैं, जबकि आप देखेंगे कि सारे के सारे हमारे आबनाए वतन हैं। तो बहरहाल ये ग्रुप इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन कनाडा का जो इल्ज़ाम है कि हुकूमत हिंद के एजेंट इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत संगीन बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई का सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं और सलमान खान का ताक़ुब भी कर रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि 1998 यानी सितंबर 1998 में सियाह हरण का शिकार का वाक़या पेश आया था और उसके बाद से बिश्नोई कम्युनिटी सलमान खान से नाराज़ हो गई थी, लेकिन सलमान खान ने कहा कि इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। तो बहरहाल लॉरेंस बिश्नोई की उम्र उस वक्त 5 साल थी और उसकी उम्र 31 साल है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 5 साल की उम्र में आपको कौन सा मजहबी जज्बा आता है, पता नहीं। बहरहाल ये एक बहुत बड़े साजिश और ये ताने बाने का एक हिस्सा लग रहे हैं सज्जाद साहब, और ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर मुल्क में इस तरह की बेचैनी पैदा की जा रही है, लोगों के दिलों में खौफ और दहशत पैदा किया जा रहा है। यहाँ तक कि बॉलीवुड पर भी इस खौफ और दहशत के असरात जाहिर हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड की जो सेक्युलर शिनाख्त है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। ये देखिए, बिश्नोई ग्रुप का जो है सबसे बड़ा टारगेट सलमान खान जी कहा जा रहा है। अब देखिए, जैसा कि आपने कहा, बिश्नोई ग्रुप के बारे में
कि एक बहुत बड़ी गैंग का जो है एक हवा खड़ा किया जा रहा है। जी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए राम गोपाल वर्मा जो मुमताज़ जो है फिल्मसाज और हिदायतकार हैं, जी हाँ जी हाँ। उन्होंने जो है बड़ा ही इस सिलसिले में कमेंट करते हुए कहा कि हैरत की बात है कि जब सलमान खान ने सिया हिरन का जो है शिकार किया था आज से 30 साल पहले, जी जी। तो उस वक्त बिश्नोई की उम्र महज 5 साल थी। तो उन्होंने सवाल किया कि ये अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि 5 साल का बच्चा जो है इतनी नफ़रत, वो सिया हिरन के शिकार करने पे इतनी नफ़रत करता है कि वह आज सलमान खान को मारने के लिए जो है अपने शूटर्स को हायर करता है या फिर धमकियां देता है। इससे बड़ी जो है मजाक या फिर सितम ज़रीफ़ी या फिर जो है जो भी आप कह लीजिए क्या हो सकता है। तो यकीनन जो है इस तरह के वाक़यात जब होते हैं इस तरह से, बिश्नोई ग्रुप देखिए बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया गया 2 दिन पहले मुंबई में, तो पहला अभी कत्ल की तहक़ीक़ात भी नहीं हुई है, अभी खबर आ रही है कि फायरिंग हुई है उनकी कार पे और वो ज़ख्मी है, अस्पताल ले गए हैं। अभी बाबा सिद्दीकी के मरने की खबर भी नहीं आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई की जो है खबर फैलने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया है। तो बहरहाल जो है ऐसा मालूम होता है, जैसा कि बाद माहिरीन का भी एक कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को कहीं प्रमोट करने की जो है कोशिश तो नहीं की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कहीं कोई और ताकत तो काम नहीं कर रही है। इस तरह के सवाल अब यहाँ पे पैदा होने लगे हैं। देखिए यकीनन जैसा कि आपने कहा कि बॉलीवुड से जो है मुसलमानों की बालादस्ती को जो है ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। यकीनन आज भी हम देखते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बग़ैर बॉलीवुड की ना बात की जा सकती है ना ही बॉलीवुड की कामयाबी मुमकिन है। तो इतनी ताकत इन 3 खानों ने बॉलीवुड को दे रखी है। और अब देखिए दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड तो अपनी जगह है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, ये अपनी जगह है। लेकिन अब एक मज़ाहिका ख़ैज़ खबर ये आई है कि बिश्नोई ग्रुप ने जो है जो अभी हालिया कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं, मुनव्वर फ़ारूकी को भी जो है जान से मारने की धमकी दी है। तो अब ये खबर यकीनन दिलचस्प हो जाती है। मुनव्वर फ़ारूकी जो है अभी जो है नौआमोज़ जो है खिलाड़ी हैं, अभी उन्होंने बिग बॉस में अपना काम किया था। वो जो है स्टेज शो करते हैं, कुछ जो है रियलिटी शोज़ में उन्होंने अपना किरदार निभाया और वहाँ से उनको कामयाबी मिली। बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन मुनव्वर फ़ारूकी अचानक जो है क्यों जो है लाइमलाइट में आ गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अचानक मुनव्वर फ़ारूकी क्यों लाइमलाइट में आ गए हैं। और फिर सलमान खान का नाम आ रहा, बाबा सिद्दीकी की मौत हो रही है और हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, तो यकीनन ये तशवीश की बात है जो भी हालात हों। लेकिन अब कनाडा ने सरकारी तौर पे मीडिया को इल्ज़ाम दे के इसने जो है कनाडा में मुकीम खालिस्तानी लीडरों के खात्मे के लिए बिश्नोई ग्रुप की खिदमत हासिल की हैं या कर रहा है या फिर उनकी खिदमत हासिल करना चाहता है या फिर साजिशें रची जा रही हैं। इस तरह की बातों से एक नई जो है हलचल जो है मीडिया में पैदा हो गई है। बहरहाल जो कुछ भी हो, आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिश्नोई ग्रुप कौन है और ये जो है बिश्नोई गैंग क्या है और ये शूटर्स की गैंग आखिर कैसे जो है इस मुल्क में काम कर रही है और इस गैंग को पकड़ने में पुलिस जो है क्यों नाकाम है। अब देखिए मुंबई के लोग भी सवाल कर रहे हैं कि इस गैंग के लोगों का ये कहना था कि हम 30 दिन से जो है बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहे थे, 30 दिन से हम प्लानिंग कर रहे थे, 30 दिन से हम देख रहे थे कि बाबा सिद्दीकी घर से निकल के कहाँ जाते हैं, उनका रूटीन क्या है, उनका रोज़ का मामूल क्या है, वो रोज़ दफ्तर कैसे जाते हैं, उनकी गाड़ी कौन सी है, गाड़ी की जो है क्या वो बुलेट प्रूफ कार तो नहीं है। तो पूरी स्टडी 30 दिनों तक की इस ग्रुप के लोगों ने रेकी की। तो अब 30 दिनों तक बाबा सिद्दीकी एक साबिका मिनिस्टर हैं, साबिका एमएलए हैं, 3 बार एमएलए रह चुके हैं और एक सीनियर वहाँ के मुंबई के एक सीनियर लीडर हैं, एनसीपी से उनका ताल्लुक़ था, एनसीपी के सरकर्दा लीडरों में उनका शुमार होता था। बाद में वो अजीत पवार गैंग में शामिल हो गए हैं, अभी तो अजीत पवार ग्रुप में है।
मतलब एक है हुकूमती ग्रुप हैं। उसके बावजूद उनका पीछा किया गया, उनको जो है कत्ल किया गया और हुकूमत जो है बेबसी का मुजाहरा कर रही है। पुलिस जो है वाज़े इस मामले में वाज़े बयान देने से गुरेज कर रही है। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है और पुलिस की या हुकूमत की या इंटेलिजेंस की गिरफ्त इतनी कमज़ोर क्यों है। बहरहाल हम एक ताज़ा खबर की जानिब हम लिए चलते हैं और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि किस तरह मोदी हुकूमत ने ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबात नहीं करवाए थे, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह हरियाणा और जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के साथ ही ये कहा जा रहा था कि झारखंड और महाराष्ट्र के इंतखाबात भी कराए जाएंगे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगाने वाली हुकूमत उस तरह के इक़दाम करने में नाकाम रही। लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमीशनर ने ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र के इंतखाबात का जो इनेकाद है वो 20 नवंबर को अमल में आएगा, यानी 20 नवंबर को रायदही होगी और तकरीबन 25 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। एक मरहले के इंतखाबात होंगे, यानी 288 नशस्तों पर मुश्तमिल है महाराष्ट्र असेंबली। और दूसरी तरफ अफसोस की बात यह है और हैरत की बात यह है और अजीब और गरीब फैसला लगता है कि जहाँ तक 81 नशस्तों पर मुश्तमिल झारखंड असेंबली का सवाल है, वहाँ पर 2 मरहलों में इंतखाबात किए जाएंगे, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। और इसी तरह 25 नवंबर को नताइज का ऐलान, 23 नवंबर को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के भी जो नताइज का ऐलान किया जाएगा 23 नवंबर को, और उसी तरह झारखंड के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान भी 23 नवंबर को कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, कांग्रेस के एक लीडर है राशिद अलवी, उन्होंने यानी आंध्र प्रदेश, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में उन्हें राज्यसभा के लिए भी यहाँ से मुंतखब किया गया था। राशिद अलवी का कहना है कि इसराइल पेजर के जरिए, वॉकी टॉकीज के जरिए लोगों को निशाना बना सकता है, उनका कत्ल कर सकता है। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी जो इसराइल के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो किस तरह यहाँ पर इंसाफ और पर मबनी और शफाफ तरीके से पोलिंग करवा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि ईवीएम को भी निशाना बनाया जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है और बीजेपी इस तरह का खेल खेल सकती है। राशिद अलवी ने इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि चुनाव ये यानी ईवीएम से नहीं बल्कि आपको बैलेट पेपर के जरिए रायदही करवाई जाए। उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के बारे में ये बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आपने देखा कि किस तरह झारखंड का सवाल है, 2019 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और जेएमएम ने इक़्तिदार हासिल किया था। जेएमएम को 30 और कांग्रेस को 16 नशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी। इस तरह दोनों जमातों ने मिलकर यानी 46 यानी उनको तादाद हासिल हो गई थी, जादुई आदत। तो बहरहाल उन्होंने वहाँ हुकूमत बनाई, हुकूमत ज़बरदस्त चलती रही और फिर आपने देखा कि किस तरह हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और फिर चंपाई सोरेन जो पार्टी के सीनियर लीडर थे उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज किया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, एक षड्यंत्र यानी एक साजिश रची जा रही है, किसी ना किसी तरह झारखंड और महाराष्ट्र में इक़्तिदार हासिल किया जाए। लेकिन आपको बता दूँ कि जहाँ तक झारखंड का सवाल है, अफसोस की बात यह है कि एक छोटी सी रियासत है, 81 असेंबली हल्के है और वहाँ 2 मरहलों में इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाना कुछ ना कुछ भयानक साजिश का हिस्सा दिखाई देता है। जबकि महाराष्ट्र 288 नशस्तें हैं वहाँ पर 1 मरहले में और 81 नशस्तें जहाँ पर वहाँ 2 मरहले में इंतखाबात करवाए जाते हैं। तो कई एक सवाल उठते हैं। वैसे भी 26 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली की मियाद ख़त्म हो रही है और झारखंड का भी यही हाल है। तो बहरहाल सज्जा साहब, आप ये बताइए कि क्या झारखंड में बीजेपी दोबारा इक़्तिदार हासिल कर पाएगी? जी, एक अहम सवाल है कि क्या झारखंड में बीजेपी इक़्तिदार हासिल कर पाएगी, एक अहम सवाल है। झारखंड में जेएमएम की गिरफ्त मजबूत है जी, और जेएमएम ने लोगों को ये बावर कराने में कामयाबी हासिल कर ली है कि बीजेपी जो है कबायलियों की दुश्मन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सदर हैं, मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि बीजेपी कबायलियों की दुश्मन है और झारखंड जो है वो कबायलियों की अक्सरियत के लिए जाने जाती है। वहाँ की कबायली रियासत है, बिल्कुल, वहाँ की आबादी जो है कबायलियों पे मुश्तमिल है। तो कबायलियों का बड़ा असर है वहाँ पे, शेड्यूल ट्राइब जिसको कहा जाता है। तो बहरहाल शेड्यूल ट्राइब वाले जो है ये रियासत है और यहाँ पे 2 मरहलों में पोलिंग की वजह शायद गालिबन ये है कि यहाँ कुछ इलाके दुश्वार गुजार भी हैं। जी, पहाड़ी इलाके हैं यहाँ,
झारखंड में। बहरहाल ये एक अहम बात ये है कि झारखंड में तो 2 फेस में पोलिंग रखी गई है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है एक ही फेस में 20 तारीख को पोलिंग हो जाएगी, 23 तारीख को नतीजा जो है दोनों रियासतों का आ जाएगा। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने तो इंतखाबी बिगुल बजा दिया है। अब देखिए ईवीएम की मशीनों पे भी सवाल उठने लगे हैं। आज जो है आज मीडिया वालों ने हरियाणा के हवाले से सवाल किया था, कम से कम 20 नशिस्तों पर फैसले बदल सकते हैं, यानी नतायज। हरियाणा के हवाले से सवाल किया था कि ईवीएम में क्या जो है ऐसी छेड़छाड़ हो सकती है। तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दो टोक अंदाज में कहा कि मेरा एक ही जवाब है, नहीं। उन्होंने इंतहाई सख्त लहजा हो गया था उनका लबो लहजा, और वो इस मामले को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि हमारा एक ही जवाब है, आप चाहे कितनी बार हमसे सवाल कर रहे हैं इस मसले पे कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, ईवीएम में जो है धांधली हो सकती है, क्या इंतखाबात फ्री एंड फेयर हो सकते हैं ईवीएम के साथ, तो हमारा एक ही जवाब है कि जो है ईवीएम जो है कोई इसमें नुक्स नहीं है और इंतखाबात शफाफ हैं। तो बहरहाल जो है इतनी रिजिड, इतना जो है सख्त रवैया ईवीएम के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का है, यकीनन वो भी जो है एक बड़ा सवाल पैदा करता है। अब देखिए एक अहम सवाल यहाँ ये भी पैदा हो गया है जी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े लीडर ने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि इसी इलेक्शन कमीशन बीजेपी का कठपुतली है, क्योंकि आज इलेक्शन की डेट आई और एक दिन पहले बिस्वा शर्मा ने ये ऐलान कर दिया था कि कल झारखंड में एक इंतखाबी जलसे में ऐलान कर दिया था कि कल इलेक्शन की डेट आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले मालूम हो जाता है और इलेक्शन कमीशन बाद में जो है डेट का ऐलान करता है। तो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का बीजेपी के लीडरों को एक दिन पहले कैसे पता चल गया? इससे देखिए, इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऐसा मालूम होता है कि मोदी सरकार की कठपुतली बन के रह गया है। तो बहरहाल देखिए, सियासी कायदीन की तनकीदें अपनी जगह हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले अपनी जगह हैं, हकीकत अपनी जगह है। अब देखने वाली बात यह है कि इस इलेक्शन में महाराष्ट्र और झारखंड से क्या नतीजे निकल के सामने आते हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक बहराइच टाउन का सवाल है, वहाँ उत्तर प्रदेश के इस टाउन में कल फ़िरक़ावाराना फसादात फूट पड़े थे। आपने देखा कि किस तरह अक़लियतों के मकानात को और दुकानात को, उनके शोरूम्स को, उनकी गाड़ियों को, उनके अमलाक को निशाना बनाया गया और यहाँ तक कि गरीबों के मकानात पर बहुत ज़्यादा हमले किए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को इन गरीबों की मदद का ख्याल नहीं आया, लेकिन जो शख्स एक परचम यानी एक झंडा निकाल हुए और बहुत ही उसकी बेहरमती करते हुए मारा जाता है, तो उसके गमज़दा अरकान ख़ानदान से वो मुलाकात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, उसकी कोई भी हुकूमत हो, उसे गैर जानिबदार होना चाहिए, गैर मुतासिब होना चाहिए और आवाम में इम्तियाज़ी सलूक, आवाम के दरमियान वो इम्तियाज़ नहीं बरतना चाहिए उसे। तो बहरहाल नाज़रीन, एक जैसे कि बहराइच की हमने बात की, तो आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के सिलसिले में पुलिस ने यानी बम्बई की क्राइम ब्रांच ने बहराइच टाउन से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, यानी चौथे मुलजिम को गिरफ्तार किया है। और ये कहा जा रहा है कि वो मुलजिम पूना में स्क्रैप डीलर का काम किया करता था और साजिश का हिस्सा था। 23 साल हरिशंकर बालक राम की हैसियत से उसकी शिनाख्त की गई है। तो बहरहाल अब तक 3 मुलजिमीन गिरफ्तार हुए हैं और एक मुलजिम तो फरार हुआ है और एक मुलजिम की 2 मुलजिमीन फरार है और उनकी तलाश जारी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की खबरें आती रहेंगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक कैनेडियन पुलिस, कैनेडियन हुकूमत का सवाल है, जिस तरह के इल्ज़ामात उसने मोदी हुकूमत पर आयद किए हैं वो इंतहाई संगीन है और अपोजिशन उस बारे में क्या कहती है, ये भी एक अहम सवाल है। बहरहाल इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।